ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं बच्चों के हम इससे पहले सारे ही टॉपिक के एमसीक्यूज जो मेजर एमसीक्यूज थे वो हम कर चुके हैं, और ये हमारी फिफ्थ आप समझ लें वर्कशॉप डे है, जिसके ऊपर हम बाकी चैप्टर्स जो हमारे रिमेनिंग है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन से। रिवर्सिबल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस से रिलेटेड है। वी नो दैट कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हमारे सिलेबस में सिर्फ इतनी है कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए वी नो दैट कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और साथ साथ आपको चाहिए होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है। और अमोनिया की अगर आप बात करें तो अमोनिया की फॉर्मेशन में हमारे पास ये सीन होता है कि वहां पर भी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर चाहिए होता है, बट वहां पर कैटलिस्ट जो चाहिए होता है वो आयरन चाहिए होता है। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है हमारे पास जो कि हमें याद रखनी है। और कुछ जो है टेम्परेचर, प्रेशर और आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट्स हैं जिससे आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन चेंज हो सकता है, वो हमें याद रखना है। ठीक है। ओलियम इज नॉट इन अवर सिलेबस, सो वी डोंट नीड टू कंसीडर दैट। उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। ओलियम हमारे पूरे सिलेबस में आपको कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, तो उसके बारे में आप फिक्रमंद ना हो, उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। मैंने कोशिश की है कि सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसमें मौजूद हो। लेट्स स्टार्ट। मिथेनॉल इज मेड इन इंडस्ट्री बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। द रिएक्शन इज गिवन टू यू, कैन सी दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप इसमें देखेंगे वो क्या होगी, दिस एंथैल्पी चेंज। जब कभी भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बच्चों, कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपने हर हाल में एंथैल्पी चेंज को देखना है, हर हाल में। अब यहाँ पर एंथैल्पी चेंज आपको दे रहा है -90। इसका मतलब क्या हुआ, पहली फुर्सत में हमारे पास यह इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई है कि रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है। जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है बच्चों, वी नो दैट वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस हमारे पास हैं, वो सारे के सारे रिएक्शंस में जब भी आप बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन की, वहां पर आपको चाहिए होता है लो टेम्परेचर फॉर ग्रेटर ईल्ड। अगर आप अपनी रिएक्शन की ईल्ड बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को करना पड़ेगा कम। सो रिमेंबर दैट, लो टेम्परेचर फॉर ग्रेटर ईल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। लो टेम्परेचर फॉर ग्रेटर ईल्ड, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। अगर एंडो होता तो फिर आपको हाई टेम्परेचर करना पड़ता। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या बोलता है वो। The process is usually carried out at a temperature of 400 degrees Celsius, which raw correctly shows the effect on both। ये चीज देखना जरूरी है। The effect on both position of equilibrium and the rate of reaction of increasing temperature to above 400 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर करते हैं तो क्या असर आएगा, विच रॉ करेक्टली शोज द इफेक्ट ऑफ बोथ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी और रेट ऑफ रिएक्शन भी। भाई तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे हो जाएगी शिफ्ट। तो या तो राइट आंसर ए हो सकता है या तो राइट आंसर बी हो सकता है। आपके पास सी और डी किसी हाल में नहीं हो सकता, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर नॉट हाई टेम्परेचर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ आपको, हाई टेम्परेचर करने की बात कर रहा है। तो जब हाई टेम्परेचर करने की बात करेगा तो डेफिनेटली हमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन नजर आएगा। ठीक है, बट रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम। रेट ऑफ रिएक्शन आप चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हो चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। कोई सा भी रिएक्शन हो, बैकवर्ड रिएक्शन हो या फॉरवर्ड रिएक्शन हो, उन सबके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उनका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो हर हाल में रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ने वाला है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कोई सी भी कंडीशन हो, रेट ऑफ रिएक्शन लाजमी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir, clear. Yes, sir. Yes. Okay. So the next MCQ is sulfur dioxide and oxygen reacts together and the reaction is given again, and this is isothermic reaction. Which change will increase both, again, both the rate of reaction and the equilibrium concentration of SO3। वो कह रहा है भाई SO3 की concentration बढ़नी चाहिए और आपके पास rate of reaction भी forward reaction का बढ़ना चाहिए, वो कह रहा है आपसे। तो बताइए कि
कौन सा इफेक्ट ये काम कर सकता है। तो जरा देखिए, अगर आप कैटलिस्ट की बात करते हैं तो ये ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, ओनली रेट, इट ओनली इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एक बात कर रहा है, सिर्फ एक चीज को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत हो गया। अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगा, बट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो आपके पास आप कह लें SO3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दोनों चीजें इंक्रीज नहीं होंगी, सही है। अगर आप प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर, देयर आर रिएक्टेंट्स जो कि गैसेस हैं। आप देख सकते हैं जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है, आपके पास गैसेस हैं। अगर रिएक्टेंट गैसेस होती हैं तो प्रेशर एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब है कि प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। एंड अगर आप यहाँ देखें तो 2 + 1, हियर वी हैव 3, राइट। और अगर आप यहाँ देखें तो वी हैव जस्ट 2। तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉरी, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चला जाएगा, गैसियस मोल्स की तरफ चला जाएगा। तो रिएक्शन मस्ट मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3, यानी कि आपके पास SO3 की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे। सो द ओनली इफेक्ट विच कैन इंक्रीज बोथ ऑफ देम, सिर्फ प्रेशर है जो कि दोनों को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब द राइट आंसर इज ओनली 3। थर्ड ऑप्शन आपके पास कैसा है, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, जी सर, राइट सर। ठीक है सर। ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे, व्हेन बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड is added to the water, a white precipitates of BiOCl3 is formed। उसका कहने का मकसद ये है कि ये white precipitates हैं जो कि प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। If this reversible reaction is at equilibrium and hydrochloric acid is added, what happen? अब वो कह रहा है कि अब ये फॉर सपोज इक्विलिब्रियम पर आ गया है और आपने इसके अंदर क्या डाल दिया है, HCl डाल दिया है। आपने क्या डाल दिया है इसके अंदर, HCl। तो अगर आप इस वाली साइड को हैवियर कर रहे हो, अगर आप इस वाली साइड को हैवियर कर रहे हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगा आपके पास, अगली साइड पे चला जाएगा। तो डेफिनेटली आप HCl डालोगे सो रिएक्शन आपके पास इस तरफ चला जाएगा। तो जब रिएक्शन उस तरफ जाएगा तो BiOCl के जो आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे होंगे वो डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। लेट्स सी, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू द लेफ्ट, राइट, लेकिन और प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। लेफ्ट पे तो जाएगा लेकिन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स तो यहाँ प्रोडक्ट में है। जब रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स कम होंगे। तो दिस मस्ट बी रॉन्ग। Then the position move towards left, this is right, and the white precipitates disappear, this is also right. So the B option is correct. Reaction left hand side पे जा रहा है और precipitates की concentration आपके पास कम हो जाएगी। Is that right, every one of you? राइट सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Okay, so let's move on towards question number 4. हमारे पास कुछ ही क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से, उसके बाद फिर एयर एंड पॉल्यूशन और फिर ऑर्गेनिक के सारे सवाल हैं आपके पास, ठीक है। So the equation shows the formation of sulfur trioxide in the contact process. Again, the reaction is reversible. You can see the equation as well. With what would decrease the yield of sulfur trioxide? वो कह रहा है कौन सा आपके पास इफेक्ट ऐसा होगा जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को या उसकी ईल्ड को कम कर देगा बच्चों। सो एडिशन ऑफ मोर ऑक्सीजन, अगर आप ये ऐड करोगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। एंड इंक्रीज इन प्रेशर, यहाँ 2 मोल, यहाँ 3 मोल है और यहाँ 2 मोल है। सो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो ये भी बढ़ा देगा, ये रॉन्ग हो गया। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द राइट आंसर बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, डेफिनेटली इंक्रीज टेम्परेचर आपके रिएक्शन को बैकवर्ड भेजेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी ईल्ड कम कर देगा। इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. सही हो गया। चले आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। जरा देखिए वो क्या कहता है आपसे। वो क्वेश्चन आपसे कहता है द इक्वेशन शोज द रिएक्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया विच चेंज विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इतना आसान सवाल है ना ये, इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। बच्चों जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। विच चेंज विल डिक्रीज? Catalyst, sir. Definitely, if you are adding catalyst, so catalyst ऐड करने से आपके पास क्या होता है, catalyst ऐड करने से आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। Absolutely right। चलें, और ये सवाल आप देख सकते हैं, ये सवाल की वीडियो बना के मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसमें फर्दर कुछ करने की गुंजाइश बची नहीं है हमारे पास। आप देखें क्या कहता है आपसे। द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, which diagram shows the correct level of water after the candle stop burning?
आप सबको ये मैं करके दिखा चुका हूं ऑलरेडी आई थिंक। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि एयर के अंदर 20% ऑक्सीजन होती है। 20% ऑक्सीजन का मतलब ये है कि जब आप इसको बर्न करेंगे तो अंदर की ऑक्सीजन 20% कम हो जाएगी, तो पानी 20% ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो पानी का लेवल यहाँ बराबर है, यहाँ नीचे हो गया, यहाँ 20% ऊपर हुआ है। इसका मतलब द राइट आंसर वुड बी सी। When you used up the oxygen inside the container, definitely 20% water आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाएगी। Is that right बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक हो गया। Then question number 7 is saying, आपके पास क्या कहता है वो, the diagram shows the step by which carbon dioxide can be converted into organic products finally return to the atmosphere. Which step is an example of combustion? कंबस्टन की कौन सी एग्जांपल है? डेफिनेटली कंबस्टन जब आप करते हैं तो सबसे मेन प्रोडक्ट आपके पास जो बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन प्रोडक्ट। कंबस्टन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मेन प्रोडक्ट होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी चीज को बर्न करोगे जिसके अंदर कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी। सो बच्चों, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर वुड बी डी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. अब देखें Yes, ये sir. एक बच्चा जूम यूजर Yes, के नाम sir. से ऐड होने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के किसी भी बच्चे को आप ऐड होने ना दें। ठीक है बच्चों, आदिल, हमजा और मदी, इस तरह के किसी भी बच्चे को आप ऐड होने मत दीजिएगा। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है क्योंकि एयर एंड पॉल्यूशन का सवाल लाजमी पेपर में आपको मिलेगा, एक ना एक सवाल। सो अ कैटालिटिक कन्वर्टर इन अ कार एग्जॉस्ट सिस्टम स्पीड्स अप द चेंज ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स। वी नो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट कैटालिटिक कन्वर्टर। तो अगर आप कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करते हैं तो अगर कार के इंजन के अंदर, ये फॉर सपोज कार का इंजन है, कार के इंजन के अंदर अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं रोडियम एंड प्लेटिनम, जो कि इसकी कन्वर्जन को फास्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कैटालाइटिक कन्वर्टर डू, ये करता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। ठीक है, तो अगर आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं व्हिच चेंज डज नॉट अकर इन द कैटालाइटिक कन्वर्टर, कौन सा चेंज नहीं होता है? अब देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, दैट इज राइट। नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, राइट। अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से कार्बन में कन्वर्ट वो नहीं करता है। दिस इज नॉट द, यू कैन से द टास्क ऑफ कैटालाइटिक कन्वर्टर। राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे, द टेबल शोज द ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर supplies and the reasons for use those treatments, which raw is correct? क्लोरीनेशन क्यों करते हैं बच्चों हम? क्लोरीनेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो जर्म्स होते हैं वो उसको हम किल कर सके। तो जरा मुझे बताइए कि हम उसको टेस्ट को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं? नो, ये जर्म्स को मारने के लिए होता है। ठीक है ना। डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन जो होता है आपके पास वो किस लिए यूज करते हैं हम, ये है सवाल। रिमूव सॉलिड्स, क्या हम सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए करते हैं? नो भाई, डीसैलिनेशन आप यूज करते हैं किस लिए? डीसैलिनेशन आप इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके पास अगर कोई सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं तो वो रिमूव हो सके, सॉलिड्स नहीं। सॉलिड्स के लिए तो हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए नो, हरगिज नहीं। ये एक्चुअल इसका है, ये एक्चुअल में इसका है, राइट। और यूज ऑफ कार्बन, कार्बन इज यूज टू रिमूव द ऑडर। आपके पास जो पानी के अंदर स्मेल होती है, जो उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कार्बन यूज किया जाता है, चारकोल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास राइट आंसर हुआ। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. देखें ये सवाल आपके सिलेबस में आज से पहले नहीं था, मैंने ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बेहतर करा है क्वेश्चन को बनाने के लिए, आपको यहाँ दिखाया क्योंकि ये सवाल आ सकता है पेपर में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। विच पॉल्यूटेंट कॉजेज डीऑक्सीजनेशन इन रिवर्स? ऐसा कौन सा आपके पास सब्सटेंस है जो कि पानी के अंदर डीऑक्सीजनेशन कॉज करता है? तो भाई पानी के अंदर डीऑक्सीजनेशन कौन कॉज करते हैं? या तो नाइट्रेट्स करते हैं या तो फॉस्फेट करते हैं। ये दो आइंस ऐसे हैं जो पानी के अंदर डीऑक्सीजनेशन कॉज करते हैं, और ये दोनों ही दोनों आपके पास आते हैं कहाँ से? फर्टिलाइजर से। कहाँ से आते हैं ये? फर्टिलाइजर से आते हैं। और फॉस्फेट का एक और आपके पास एक और सोर्स क्या है? डिटर्जेंट से भी ये आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रेट और फॉस्फेट मौजूद हैं जो कि हमें रिवर्स में प्रोवाइड करते हैं, और रिवर्स में आने के बाद वो डीऑक्सीजनेशन कॉज करते हैं। सो यू मस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, इट्स इंपॉर्टेंट। ऑलराइट एवरीवन? Yes, sir.
चलें तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा ऑर्गेनिक का आगाज होता है और स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैक्शन x एंड y इज करेक्ट? इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना भाई। x और y के बारे में अगर आप बात करें, x डेफिनेटली ये सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास? सबसे लीस्ट होता है। और जो जब सबसे नीचे होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्या होता है? हाईएस्ट होता है। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट है तो इसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन भी होंगे। इसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन भी होंगे और इसके अंदर आपके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन भी होंगे। ये भी आपने याद रखना है। और जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा होता है, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा होता है, विस्कोसिटी कम हो रही होती है, बट फ्लेमेबिलिटी बढ़ रही होती है और वॉलेटिलिटी बढ़ रही होती है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस? x burns more easily than y and that is the correct answer. We know that जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन ऊपर कम है तो फ्लेमेबिलिटी क्या होगी आपके पास? फ्लेमेबिलिटी नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या होगी? इंक्रीज होगी। वॉलेटिलिटी नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या होगी आपके पास बच्चों? इंक्रीज होगी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सारी चीजें नीचे आते वक्त क्या होंगी? कम होंगी। सॉरी, नीचे आते वक्त ये बढ़ेंगी या ऊपर जाते वक्त आप कह लें कि ये कम होगी, ठीक है ना, एक ही बात है। सो दिस इज द राइट आंसर। x हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, नो। x is used for making road surfaces, no. y is the lighter fraction, no. So the right answer for this MCQ would be A. Is that right, every one of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलें, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच रॉक करेक्टली डिस्क्राइब एल्कीन्स? एल्कीन्स, एल्कीन्स सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्कीन सुनते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करते हैं? ब्रोमीन को डीक्लोराइज करते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शंस करते हैं। तो ये सारी बातें अल्कीन्स को सुनते ही आपके पास आनी चाहिए। इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। तो ये सारी बातें जहन में अल्कीन देखते ही आ जानी चाहिए। सो फॉर सपोज दे आर आस्किंग फॉर द जर्नल फॉर्मूला, सो ये दो तो हो गए रॉन्ग, तो या तो ये सही है या तो ये सही है। एंड डेफिनेटली वी कैन यूज दिस टू वी कैन यूज ब्रोमीन टू चेक इट। और ब्रोमीन अगर आप यूज करेंगे तो ये ब्रोमीन का कलर क्या कर देगा? डीकलराइज कर देगा। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। This is the unsaturation test, right बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया। इसके साथ साथ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द जर्नल फॉर्मूला। अगर आपको जर्नल फॉर्मूला याद होंगे तो आपको बहुत काम आ सकते हैं। जर्नल फॉर्मूला है बच्चों, so you can see this in this MCQ. Each of the compound W, X, Y and Z either an unbranched alkane और unbranched alkenes हो सकते हैं। वो ये चार कंपाउंड्स आपके पास मौजूद हैं। द क्वेश्चन इज which two compounds undergo addition reactions with bromine? And I told you addition reaction हमेशा कौन करता है भाई? alkenes। अगर वो पूछता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास कौन करता? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास करता अल्केन्स, डेफिनेटली। तो अल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इनमें से जो जो इस कंपाउंड को फॉलो करेगा वो डेफिनेटली एडिशन रिएक्शंस करेंगे। सो यू कैन सी दिस, 9 के डबल, ये डबल है तो अल्कीन है, ये डबल नहीं है, ये डबल है तो ये अल्कीन है, ये डबल नहीं है। सो द राइट आंसर वुड बी WNY। सो WNY इज राइट आंसर, A। तो जो डबल होंगे मतलब कार्बन से डबल हाइड्रोजन जहां होंगे डेफिनेटली वो आपके पास क्या करेगा? वो आपके पास एडिशन रिएक्शन करेगा इफ इट इज नॉट साइक्लोअल्केन। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. चले, उसके बाद आपके पास आ जाता है 1 मोल Yes, sir. ऑफ ईच अल्केन। अब जरा देखिए वो यहाँ बता रहा है 1 मोल ऑफ ईच अल्केन अंडरगोज द कंप्लीट कंबस्शन। व्हिच अल्केन will produce 7 moles of combust or 7 moles of products। तो अब इसके लिए हमें इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो दैट कि भाई हमेशा X कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और Y/2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं कंबस्शन में। तो वी नो दैट कि X आपके पास ये वैल्यू है और Y आपके पास ये वैल्यू है। तो इसके अंदर कितनी प्रोडक्ट बनेगी? इसके अंदर बनेगी 1 + 2, 3 बनेंगे। तो ये तो हो गया रॉन्ग। इसके अंदर कितनी बनेगी? 2 और 6 का हाफ कितना हो गया? 6 का हाफ आपके पास होगा 3। तो 2 + 3 ये हो गया आपके पास 5। तो ये भी हो गया रॉन्ग। ये हो गया 3 और 8 का हाफ हो गया आपके पास 4। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज C। इज इट राइट बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आसान तरीका है, अगर आप चाहें तो पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं, बट वो लंबी होगी, इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं ड्यूरिंग द पेपर 1। सिर्फ 1 घंटा है और IGCSE वालों के पास तो सिर्फ 45 मिनट्स हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। All right, then there is the isomer question. So you can see this, the diagram shows the structure of 5 hydrocarbons. Which 3 hydrocarbons are isomers of each other? इनमें से कौन से 3 एक दूसरे के isomers हैं? So you can see this. This is pentane. This is methyl butane. This is dimethyl propane. So these 3 are isomers of pentane, while these 2, this is butane and this is methyl propane. So these are the isomers of butane. We know that. ये दोनों जो हैं आपके पास आइसोमर्स हैं किसके? ब्यूटेन के, इसके हम पढ़ चुके हैं। और ये तीनों आपके पास क्या हैं? दीज आर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सो वी नो दैट दीज आर 3 आइसोमर्स ऑफ each other because they all have the same molecular formula but different structural formula. So 1, 2 and 4 are isomers of each other. Right, बच्चों, or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए यहां पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच कंपाउंड, आपके पास कहता है विच कंपाउंड इज द मोस्ट विस्कस एंड द लीस्ट फ्लेमेबल। तो वी नो दैट, बड़ा सिंपल है, जो कि सबसे ज्यादा विस्कस होगा, मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी कि ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन्स, एंड लीस्ट फ्लेमेबल, लीस्ट फ्लेमेबल अगेन द ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन। सो जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके अंदर ये दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। सो यू कैन सी दिस, व्हिच वन हैविंग द ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन, इट एब्सोल्युटली डी। इज इट राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, question number sir. 17 is saying the structure of 4 hydrocarbons W, X, Y, and Z are shown. You can see this. They are asking which row is correct. Isomer of each other. If you talk about isomers of each other, so definitely these are 4 carbons: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is what? This is C4H10. And if you talk about this one, so this is a branch structure, right? And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and they are isomers of each other. They are having same molecular formula but different structural formula. So W and X are isomers of each other. So these 2 can be the right answer and these 2 are wrong. Then dechlorize bromine. So the one which have double bond, definitely dechlorize the bromine. So it has double bond, it has a double bond, so they both can dechlorize bromine. So you can say that Y and Z can be the right answer. And the last one is branch structure. So obviously this is the branch structure, this is the branch structure. So these 2 are branch structure, and you can see this W and Y. So this is the right answer. All right, bacho. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलें आगे चलते हैं। तो यहाँ आगे आपके पास सिंपल अगेन द ब्रांच स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल, which diagram shows the isomer of butane? Isomers of butane means we have 4 carbons in butane, so the structural isomers of butane should have 1 branch over there. So you can see this, this is a straight chain, this is a straight chain, this is one go chain, we don't need to put up our finger over here, this is a straight chain, and this is one of the chain in which you need to put up your fingers. The right answer for this MCQ would be D. Is that right, bacho? Yes, sir. We already did this in our classes. Okay, so let's move on over here. When cracked, कौन cracked होता है भाई? Cracking किसकी जो है आपके पास जो है प्रॉपर्टी है, मैंने आप लोगों को बताया था Alkane, sir. alkanes की प्रॉपर्टी है। very good, शाबाश। So 1 mole of a compound X produce 1 mole of propene and 1 mole of hydrogen. So what type of compound is X? It must be an alkane, right बच्चों? Yes, sir. Yes, ठीक हो गया। चलें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास ये है, ये बहुत पेपर में रिपीट होता है, तो मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ डाला है ताकि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। When butene reacts with bromine, which compound could be made? अब आप बोलेंगे सर ब्यूटीन तो एडिशन रिएक्शन करेगा ना, दोनों ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे, खत्म हो गई बात। तो जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो फिर क्या मसला है? ठीक है भाई, तो ये देखें दोनों यहाँ पर भी ऐड हो गए सर, दोनों तो यहाँ पर भी ऐड हो गए, दोनों तो यहाँ पर भी ऐड हो गए, दोनों तो यहाँ पर भी ऐड हो गए। ठीक है, तो बस इसके लिए आपको बात इतनी सी याद रखनी है बच्चों, जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स के दरमियान होता है। जो डबल बॉन्ड आपके पास होता है वो हमेशा 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स के दरमियान होता है,
तो अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का जो है आपके पास क्या होगा, रिलीज होगा, बचेगा, रिमूव होगा। जब बॉन्डिंग होगी तो दोनों कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर होगी, ये बात आपने याद रखनी है बस इस एमसीक्यू के लिए, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर दिस थिंग बच्चों, whenever you are adding anything, even you are adding Cl2, even you are adding Br2, even you are adding water molecule, whatever you are adding on the alkenes, remember this, they both are going to attach on the consecutive carbons. So the right answer would be B, एक साथ लगेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक sir. है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर और बेशतर आता है पेपर में, तो जरा इसको याद रखिएगा। देन this two isomers are shown, you can see this is butane and this is methyl propane. Which statement about these isomers are correct? अब देखें बहुत सिंपल सी बातें करेगा, बट हम जो है कभी कभार डेफिनेशन को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम जो है उसको गलत समझ जाते हैं, उसको गलत टिक लगा देते हैं। तो जरा गौर से पढ़ना है आपने। दे हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बहुत सारे बच्चे इसको टिक लगा देते हैं, भाई क्यों एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, क्यों? या फॉर सपोज अगर आपने आइसोमर्स की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, तो आइसोमर की डेफिनेशन क्या कहता है आपको? आइसोमर कहता है दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। चलें एम्पिरिकल फार्मूला भी हम देख लेंगे बाद में, लेकिन बेसिक जो हमारी डेफिनेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो लेट्स सी, दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या उनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा? नो, दे आर द मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। This is the right thing because they all have a single bond, carbon-carbon single bond, and they both are part of alkane family. So this is one of the right thing. Let's check the first one out also. So the molecular formula of this is C4H10 and the molecular formula of this is C4H10. So if you take the simplest ratio, so simplest ratio is divide by 2 both of them, so it would be C2H5 and divide by 2 it would be C2H5, ठीक है। अब जाके हम इस बात पे क्लियर हो गए हैं कि भाई हाँ अब हो सकता है एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम। पहले हमें इस बात का कंफर्मेशन नहीं थी। अगर हम आइसोमर को देखते हैं तो आइसोमर को देख के हम गलत बातें निकाल लेते हैं कि भाई दे हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला और दे हैव सेम जर्नल फॉर्मूला। ऐसा कुछ नहीं होता, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। बाकी चीजें जो हैं आपको कंफर्मेशन करना पड़ती हैं, ऐसा नहीं होता कि आप आंखें बंद करके उनके ऊपर बिलीव कर लें, ठीक है। चलें, सो लेट्स सी ओवर हियर, यहाँ पर आपके पास ये भी सही हो गया, तो 1 and 3, so the right answer would be B। सही है भाई। चलें आ जाए 22 के ऊपर। यस, कोई कुछ पूछ रहा है? सर वैसे अगर नॉर्मली आइसोमर्स की बात हो तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा या डिफरेंट? यार एम्पिरिकल फार्मूला क्योंकि सेम आ सकता है दोनों का, वैसे आमतौर पर जो है आपके पास अगर आप देखें तो ये दो अगर आपकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, डेफिनेशन आइसोमर की डेफिनेशन क्या है? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर उनका एम्पिरिकल फार्मूला निकल रहा होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही आएगा, लेकिन ये आपने याद नहीं रखना, ठीक है ना। ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, हम इसलिए नहीं बताते हैं बच्चों को ये डेफिनेशन में, वो डेफिनेशन में लिख देते हैं दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। जैसे वो लिखते हैं आइसोटोप्स के अंदर दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखने वाली बात नहीं है, बट जेन्युइन सी बात है, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा तो अगर वो डिवाइड हो रहे होंगे तो वही आया, तो उनका वही सिंपलेस्ट रेशियो होगा, जो भी होगा उनका सिंपलेस्ट रेशियो वो सेम ही होगा, ठीक है। चलें, let's move on. Which type of reaction could be used in the polymerization of ethene? Now we have two type of polymerization बच्चों, one is condensation, one is addition polymerization, and right now they are talking about ethene, which is hydrocarbon, and we know that ethene is one of the alkene which always show addition reactions, and even the polymerization is also addition over here. So A would be the right answer, right बच्चों? Yes, sir. Yes. Here we Sir. have the table Yes, sir. contain statements about processes by which ethanol is produced on large scale from ethene and from glucose. All right, from ethene and from glucose. भाई अगर आप बात करते हो किसकी बच्चों? From ethene, reaction is faster at 300 than at 200. Definitely, you are producing a compound or you are producing alcohol from ethene. If you are adding 300 degree centigrade temperature over there, so the reaction would be faster over there as compared to 200. That is the correct thing. But reaction is faster at 100 than 30 is wrong, because when you are producing alcohol from glucose, you are using what? You are actually using. अच्छा, आवाज आ रही है मेरी आपको?
जी सर आ रही है। सर आ रही है। तो अगर ग्लूकोज से अल्कोहल बना रहे होते हैं तो यू आर यूजिंग एंजाइम्स ओवर हियर, आप ईस्ट यूज कर रहे होते हैं और ईस्ट मोर देन 30 डिग्री या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से डीएक्टिवेट हो जाता है। तो टेम्परेचर आपके पास अगर आप बढ़ाएंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा तो आपके पास रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, right? Then it definitely produce pure ethanol and produce a dilute aqueous solution of ethanol. डाइल्यूट तो नहीं कहेंगे आप इसको, इम्प्योर कहेंगे आप, क्योंकि इसके अंदर ईस्ट भी होता है, ठीक है। uses a catalyst is right. Using steam, right, produce carbon dioxide. This is also right. So the right answer for this MCQ would be, अच्छा जी चलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कह रहा है तो इसको भी हमें राइट कंसीडर करना पड़ेगा। इसने ईस्ट की बात नहीं कही तो इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो आंसर व्हिच इज नॉट हैविंग दिस 3 and 4 only. So the right answer would be C, 2, 3 and 4. These three statements are right. All right बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी भी कंसीडर हो रहा है, और वही कह रहे हैं कि थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन इथेनॉल की है। लेकिन उन्होंने यहाँ बात क्लियरिफाई नहीं की है, उनको बात क्लियरिफाई करनी चाहिए थी कि वहाँ ईस्ट भी होता है, तो इट वुड बी इम्प्योर सैंपल ऑफ इथेनॉल। जी बेटे कुछ पूछ रहे हैं आप? जी सर इसकी वजह से इतना समझ नहीं आई, आप एक दफा एक्सप्लेन कर देंगे? जी बस आपने याद रखना है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दोनों प्रोसेसेस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करना रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं करेगा। इट वुड बी you can say that it is not going to be increase the rate of reaction in glucose or in fermentation process, because when you are going to do fermentation you are using biocatalyst over there, and biocatalysts are not, you can say that, activated at high temperatures, right? They work till, or you can say, under 37 degrees centigrade, well, right? जी सर और बाकी बिल्कुल बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों के। ये प्योर इथेनॉल बनाता है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये कैटलिस्ट यूज कर रहा है, ये भी कैटलिस्ट है, एंजाइम्स जो हैं कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, बायो कैटलिस्ट होते हैं, और ये बनाता है, स्टीम यूज करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो दीस ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। सो 2, 3 and 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। जी बेटे, और कोई कुछ सवाल पूछ रहा है? ऑल राइट एवरीवन? Yes, sir. चले नेक्स्ट आ गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड सवाल। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर इज शोन, यू कैन सी दिस, दे आर आस्किंग द नेम ऑफ दिस एस्टर। सो वी नो दैट दिस इज एस्टर लिंकेज, और जो एस्टर के राइट हैंड साइड पे होते हैं ये अल्कोहल वाला पार्ट होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है। तो इसको हम पहले लिखते हैं। तो वी हैव 3 कार्बन, सो ये हो गया प्रोप आइल, एंड वी हैव जस्ट 1 कार्बन ओवर हियर, सो ये हो गया मेथ and noate. So what is the name of this compound? This is propyl methanoate. So the right answer would be D. Is that right बच्चों? यस Yes, सर। sir. ठीक हो गया। देन यहाँ पर इस तरह का सवाल भी आपको पेपर में बहुत सारा देखने को मिलेगा, और ये बड़ी बेसिक सा स्टफ है, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। Which compound has a pH less than 7? तो भाई less than 7 का मतलब ये है कि आपके पास एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास जो वाहिद एसिडिक सब्सटेंस है वो क्या है आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास COOH होता है, COOH। अगर आप देखें COO यहाँ पर है लेकिन H यहाँ पर है, तो दिस इज एस्टर। C डबल बॉन्ड O और O बीच में आ रहा है। दिस इज ऑल्सो C डबल बॉन्ड एंड O ये बीच में आ रहा है, तो दिस इज एस्टर। दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड O ये बीच में आ रहा है, 2 कार्बन के बीच में आ रहा है, तो दिस इज एस्टर। तो द ओनली राइट आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O, और इस O से ही H अटैच हो, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज C. It has the pH below 7. All right, everyone? यस सर। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें जरा क्या कह रहा है। When the alcohol of a molecular formula C4H10O is oxidized, what is the molecular formula of the acid formed? तो भाई 4 कार्बन वाला अल्कोहल, जब 4 कार्बन वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो 4 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ब्यूटानॉल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। तो इट मस्ट बी 4 कार्बन वाला कौन सा है? ब्यूटानोइक एसिड। और वी नो दैट इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है? इसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2nO2। So the right answer would be C. All right बच्चों, All right. ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं। Which alcohol and acid will react together to make an ester? This one. तो जरा देख लीजिए भाई, ये आपके पास एस्टर लिंकेज है, ये हमने तोड़ दिया, तो ये आपके पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 कार्बन वाला अल्कोहल, यानी कि आपके पास होगा CH3COOH, यानी कि आपके पास होगा C2H5OH. So these two are going to join together and form ethyl ethanoate. So the right answer would be C. Right बच्चों?
Yes, Yes, sir. sir. sir, चलें, ये बहुत सारे मर्तबा हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। एस्ट्रिफिकेशन, सो व्हिच स्टेटमेंट अबाउट अल्कोहल्स आर करेक्ट? अल्कोहल कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। भाई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता, ये मैंने आपको उस दिन भी क्लियर किया था जब मैं अल्कोहल पढ़ा रहा था। इट इज नोन एज हाइड्रोक्सिल, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Then after that ethanol can be formed from ethene using reaction catalyzed by yeast। भाई अभी हमने पीछे पढ़ा है इथीन के जरिए हम जो रिएक्शन करते हैं उसमें ईस्ट यूज नहीं करते, तो फर्मेंटेशन में यूज करते हैं। हम यूज करते हैं इसमें डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड अगर आपने कैटालाइज करना है रिएक्शन को। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। देन मिथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू मेक मिथेनोइक एसिड। दिस इज राइट। एक कार्बन वाला अल्कोहल एक कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। Alcohol Y and H are isomers, so 1 2 3 4 carbons, 1 2 3 4 carbons. This is butane 1 ol and this is butane 2 ol, so this is the right statement. So 3 and 4 both are correct statements. All right बच्चों? yes, sir, Yes, sir. चलें, ठीक हो गया। चलें, अभी आपके पास sir. मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, तो अब आपने ये सवाल को सॉल्व करना है जल्दी से। All right, so which alcohol will on oxidation produce this compound? So this compound having 1 2 3 carbons, so definitely propanoic acid would always produce by 3 carbon of alcohol. तो ये हो जाएगा propanol, so it must be 1 2 3, so it must be C. All right बच्चों? Yes, sir. अच्छा देखें बच्चों, sir. मैंने आपके पास यहाँ एक एमसीक्यू डाला है ताकि आपके बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। जरा देखिए दिस एमसीक्यू बच्चों, which property of liquid ester can be used to check its purity before use as a food flavoring? अच्छा देखें, आमतौर पे हम लोगों को ये बात पता होती है कि भाई आपके पास जो एस्टर है ना वो बड़ा ही स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट होता है। तो जैसे ही एस्टर की बात होती है ना तो हम फौरन से सोचते हैं कि यार इसकी सारी जो वजूहात हैं, इसके सारे जो रीजन हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं हम इसको क्योंकि इसकी स्मेल बड़ी खूबसूरत होती है। ऐसा नहीं होता बच्चों, हर चीज में हम आंसर नहीं लिख सकते स्वीट स्मेलिंग या सिर्फ स्मेल। तो जितनी मतलब ये सवाल मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिया है टेस्ट में मॉक्स में, ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर क्या लिखा है? स्मेल लिखा है। ठीक है, स्मेल इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एस्टर, बट वी नो दैट कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर वो शार्प हो तो वो सब्सटेंस की प्योरिटी को बताता है। ये बात हम पहली वर्कशॉप में भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ एस्टर इज प्योर तो इट मस्ट बी हैविंग अ शार्प बॉइलिंग पॉइंट, राइट बच्चों? yes, sir, Yes, sir. तो ये बस आपको बात समझाने के लिए दिखा रहा था कि कभी कभार ऑर्गेनिक में वो किसी और चीज को कनेक्ट करके आपसे पूछ लेता है और हम जो है हमेशा जो है जल्दबाजी में और जो है सही से नहीं पढ़ पाते और हम अपने कॉन्सेप्ट को सही से चेक नहीं कर पाते और हम आंसर दे देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो अगर हम आगे बात करते हैं तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इथेनॉल आर करेक्ट? ठीक हो गया। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6O, दैट इज कंप्लीटली राइट। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इथेन एंड स्टीम। इथेन नहीं होता भाई, इथीन होता है, तो दिस इज रॉन्ग। इथीन से होता है, इथेन से नहीं होता, दिस इज राइट। After that, oxidized ethanoic acid, this is right, produced by the fermentation of glucose, right, used as alternate fuel, right, used as a solvent, that's absolutely right. So all 5 statements are right except the second one, और वो भी आप लोग सही कर सकते हैं। आप लोग गलत समझकर उसको इथीन समझकर राइट कर देंगे, बट आपको आंखें खोल कर देखना है, इसलिए मैंने सिर्फ एमसीक्यू डाला है ताकि आपको ये बात बता सकूं। सी इज द राइट आंसर। चलें, उसके बाद आगे आपके पास एक और Right. क्वेश्चन। जी बेटे। सर इसके बाद क्वेश्चन 29 वापस समझा दीजिएगा, डी क्यों नहीं हो सकता उसका? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके दोनों तरफ अल्कोहल लगा हुआ है ना, दोनों तरफ अल्कोहल सर- लगा हुआ है, तो दोनों तरफ अल्कोहल लगा हुआ है, तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, उसमें एक तरफ है आपके क्वेश्चन में। चलें, which of the following has not been prepared by reacting carboxylic acid with an alcohol? वो कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोड्यूस नहीं हो सकता जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से मिलेगा? तो भाई जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से मिलेगा तो डेफिनेटली एस्टर बनेगा। तो एस्टर बनेगा तो जरा देख लेते हैं। दिस इज एस्टर, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज एस्टर, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज एस्टर, एब्सोल्युटली राइट। बट दिस इज नॉट। ये अगर आप इसको देखते हैं तो ये एस्टर नहीं है भाई। C डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है, O नहीं है, तो एस्टर नहीं है। सो डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। तो ये नहीं बन सकता, बाकी सारे बन सकते हैं। ऑल राइट एवरी वन ऑफ यू? yes, sir, सर ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33। दे आर आस्किंग अ कंपाउंड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। यू कैन सी दिस कि इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है।
which reaction will it occur with this compound? कौन कौन से रिएक्शन इसके साथ हो सकते हैं? तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे रिएक्शंस और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सारे रिएक्शन ये कंपाउंड कर सकता है, क्योंकि दोनों चीजें इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर डीक्लोराइज करेगा, बिल्कुल करेगा, डबल बॉन्ड है। इट विल रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, बिल्कुल करेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। इट विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, एब्सोल्युटली करेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये सारे ही रिएक्शन ये करेगा क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद हैं और दोनों फंक्शनल ग्रुप के रिएक्शन यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉइक एसिड केमिकल इंडस्ट्री यूजेस द फॉलोइंग सीक्वेंस। कंपाउंड एक्स को इथीन में कन्वर्ट किया। इथीन की फॉर्मेशन किससे होगी भाई? इथीन की फॉर्मेशन अल्केन से हो सकती है, क्रैकिंग से हो सकती है। फिर इथीन को इथेनॉल में कन्वर्ट किया, इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट किया, ठीक कर दिया उन्होंने। व्हाट आर द थ्री प्रोसेसेस? इथीन को इथेनॉल में कन्वर्ट किया, पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने को बोलते हैं हाइड्रेशन। वी नो दैट दिस इज कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। और इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाया, सो दिस इज ऑक्सीडेशन, वी नो दैट। ठीक है ना, और ये आपके पास क्रैकिंग है। तो सर अगर आपको हाइड्रेशन ये में जो सर जो वो चाहिए होता है वो कैटलिस्ट और उसकी प्रॉपर्टीज जो मतलब रिक्वायरमेंट्स, तो सर वो एक दफा बता देंगे? हाइड्रेशन में आपको डाइल्यूट फास्फोरिक एसिड चाहिए होता है और साथ साथ आपको 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा वो स्टेप्स के नाम पूछ रहे हैं आपसे। तो अगर फॉर सपोज आपको नहीं भी पता कि पहला वाला क्रैकिंग है, बट आपको ये पता है कि दूसरा वाला हाइड्रेशन है और तीसरा वाला ऑक्सीडेशन है, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ए पहला वाला क्रैकिंग हो गया, तो ए वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. उसके बाद आपके पास ये कंपाउंड Yes, आ गया। sir. क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड W X Y and Z? W को आप देख सकते हैं कि आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके पास आपके पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पास दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बाद दोनों अल्कोहल और डबल बॉन्ड भी है, जबकि इसके पास दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं डीक्लोराइज ब्रोमीन। डीक्लोराइज ब्रोमीन वो करता है जिसके पास डबल बॉन्ड होता है, तो ये W और Z कर सकते हैं। तो W और Z, दिस कैन बी द राइट आंसर, दिस कैन बी द राइट आंसर, ये तो नहीं हो सकते। लेस हैव अ pH लेस देन 7, तो लेस देन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड की हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। इन तीनों की कार्बोक्सिलिक एसिड है तीनों के अंदर, तो इन तीनों की pH आपके पास 7 से कम होगी। ठीक है ना, तो आपके पास ये हो सकता है W X and Y, और उसके बाद रिएक्ट्स विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एन एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए अल्कोहल का होना जरूरी है, तो ये दोनों के पास अल्कोहल मौजूद है, तो X and Z, द राइट आंसर वुड बी C बच्चों। ऑलराइट बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर ये जी का पीएस मतलब लेस देन 7 क्यों नहीं मतलब पॉसिबल? Z के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो एसिडिक होगा ना, एसिडिक होगा तो pH लेस देन 7 होगी। ओके सर। सही है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द रिपीट यूनिट ऑफ द पॉलीमर इज शोन, व्हिच मोनोमर वुड प्रोड्यूस दिस पॉलीमर। अच्छा बच्चों, आपने याद रखना है कि जिस कार्बन पर क्लोरीन है उसी कार्बन पे ब्रोमीन होना चाहिए, और जिस कार्बन पे CH3 है उसी पे H होना चाहिए, बस ये याद रखना है। बाकी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लेट्स सी, आपके पास अगर यहाँ देखें तो ब्रोमीन और क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे है, ब्रोमीन और क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे है, ब्रोमीन और क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास गलत हैं, जबकि ए वुड बी द राइट आंसर। आप देखें क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही कार्बन पर है, तो जो मोनोमर है वो सेम होना चाहिए। इज इट राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। रिपीट यूनिट आपके पास सेम होना चाहिए। चले भाई, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ आर। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और ये कंडेंसेशन पॉलीमर की बात हो रही है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स को जब आप हीटिंग से तोड़ते हैं तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ये आप एसिड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं और आप ये अल्कली की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं विद हाई टेम्परेचर। तो जब भी आपके पास अमीनो एसिड्स बनेंगे, अमीनो एसिड्स हमेशा कनेक्टेड होंगे किससे? प्रोटीन से। अगर आप प्रोटीन बनाते हो तो वो अमीनो एसिड से बनेगा, प्रोटीन तोड़ते हो तो उससे क्या बनेंगे? अमीनो एसिड बनेंगे। तो दे आर कनेक्टेड टुगेदर, तो मैंने इसमें डाला है इसलिए ताकि आपको याद रहे, अमीनो एसिड्स बनेंगे प्रोटीन को तोड़ने से, और प्रोटीन बनेगा कैसे? अमीनो एसिड को ज्वाइन करने से। तो राइट आंसर वुड बी व्हाट इज आर। आपने आर को ब्रेक डाउन किया तो अमीनो एसिड बने, तो आर मस्ट बी प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ा होगा तभी अमीनो एसिड बने। इज इट राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Then over here, polymer Z has a structural formula. You can see this over here. We have amide linkage. This is amide linkage. Amide linkage हमेशा कंडेंसेशन पॉलीमर में होता है, कभी भी एडिशन पॉलीमर में नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो this is polyamide
एडिशन पॉलीमर नहीं है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर नहीं है. सो द राइट स्टेटमेंट अबाउट दिस मैक्रोमोलिक्यूल इज 2 and 3. So the right answer would be C. All right, बच्चों. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Then here we have question number 39. बड़ा मजे का क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा. P is a polymer that has 6 carbon atoms in each of the monomer. हर एक मोनोमर में 6 कार्बन एटम होने चाहिए. ठीक है. For which it was from, जिससे ये बना होगा. ये पॉलीएस्टर नहीं है, पॉलीएस्टर नहीं है. Was from using condensation polymerization. ठीक हो गया भाई. तो अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना है तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो कार्बन कार्बन ज्वाइंट है, तो कार्बन कार्बन ज्वाइंट होता है तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है. ठीक है. और क्योंकि पॉलीएस्टर नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये तो एस्टर लिंकेज है. ठीक है. तो बचा आपके पास क्या, ये एमाइड लिंकेज है, ये आपके पास एमाइड लिंकेज है. तो इट मींस इन दोनों में से कोई आंसर आपके पास हो सकता है. अब पहली वाली स्टेटमेंट बताएगी कि इन दोनों में से आंसर कौन सा है. बोला ईच मोनोमर कंटेन्स 6 एटम्स ऑफ कार्बन. तो ये भाई यहां से ज्वाइंट हुए होंगे, तो इसको मैंने यहां से तोड़ दिया. ठीक है. ये मोनोमर बनाने के लिए मैंने इसको यहां से तोड़ दिया. तो ये आप देखें कि इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है. CH2 6 टाइम 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे. यहां देखें आपके पास 6 कार्बन हैं डेफिनेटली, लेकिन ये देखें एक और एक ये रहा, तो टोटल होगा 8. यहाँ पर उस वाले में 6, इस वाले में 8. तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया रॉन्ग एंड दिस वुड बी राइट. देखें 1 और 4 5 6, ये होगा 6 और ये होगा 6. तो ईच मॉलिक्यूल हैविंग 6 कार्बन एटम. सो द राइट आंसर वुड बी C. इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बेटा sir. नायलॉन आपके पास जो है आर्टिफिशियल फाइबर है जिसके अंदर एमाइड लिंकेज होता है, और प्रोटीन आपके पास नेचुरल जो है आपके पास पॉलीएमाइड है जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है. ठीक है. Then question number 40 is saying the diagram shows the structure of monomer used to make this polymer. What is the structure of the polymer? तो बड़ा सिंपल है भाई, इसमें कौन सा मसला है. आप देखें ये कार्बन है जिसके साथ CH3 लगा हुआ है, एक ये कार्बन है जिसके साथ CH3 लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन है जिसके साथ 2 H लगे हुए हैं. तो इसी मॉलिक्यूल को आप 2 मरतबा कॉपी पेस्ट कर दें विदाउट डबल बॉन्ड, सो इट वुड बी अ पॉलीमर ऑफ दिस कंपाउंड. तो आप देखें एक कार्बन पे 2 CH3 होने चाहिए, एक कार्बन पे 2 CH3 और एक पे 2 हाइड्रोजन है, CH3 और हाइड्रोजन है. तो ये एक रिपीट यूनिट, ये दूसरा रिपीट यूनिट. सो दिस वुड बी द राइट आंसर. इधर देखें तो इसने ऐसे लगा दिया, दिस इज रॉन्ग. इधर देखें तो इसने ऐसे लगा दिया, दिस वुड बी रॉन्ग. यहाँ इसने ऐसे लगा दिया, दिस वुड बी रॉन्ग. सो द राइट आंसर वुड बी A. सही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Then here we have question number 41. 41 क्या कह रहा है आपसे? The question number 41 is saying the table gives some statement about some macromolecules. ठीक है भाई. Fat contains the linkage. Fats के पास कौन सा linkage होता है भाई? Fats के पास आपके पास ester linkage होता है, और proteins के पास amide linkage होता है. ठीक है. Polyethylene is made by addition polymerization. ठीक है. Pterylene is made by condensation polymerization. ठीक है. Starch can be hydrolyzed to form simple sugar. That is right. Protein can be hydrolyzed to produce simple amino acids. Right. Pterylene is a natural occurring polymer. No, pterylene is artificial. Pterylene की जगह आप वो PET use कर सकते हैं, which is the new addition in our syllabus. Nylon is a man-made. This is right statement, but still, you can say that the fourth one is not correct, and the rest of all 3 statements are right. All right, बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 कहता है आपसे the diagram shows the partial structure of polymer. ये polymer है आपके पास. ठीक हो गया. Which pair of reagents could be used to make this one? ठीक हो गया. इसको बॉन्ड को तोड़ना है हमने, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया हमने, ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया. तो ये एक रिएक्टेंट हो गया आपके पास भाई, ये आपके पास दूसरा रिएक्टेंट हो गया. एंड वी नो दैट C डबल बॉन्ड O के साथ हमेशा OH लगता है, तो इसके साथ OH लगना चाहिए, इसके साथ OH लगना चाहिए, इसके साथ H लगेगा, इसके साथ H लगेगा. ठीक है. तो भाई ब्लैक वाले के दरमियान दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O है. आप देखें ब्लैक वाले के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O है, तो ब्लैक वाले के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड है, ब्लैक वाले के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो. ये दोनों में से कोई आंसर राइट हो सकता है. C नहीं हो सकता, A नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो ब्लैक वाले के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O है. ठीक है ना. तो यहाँ इस तरह से हमें आइडिया हो रहा है कि ये राइट आंसर हो सकता है, या तो B या तो D. अच्छा, इस वाले के देखें, जो आपके पास शेडेड है, शेडेड को अगर आप देखते हैं तो इसके दोनों तरफ NH है, इसके दोनों तरफ NH है, तो इसके एक तरफ NH है जबकि इस तरफ NH नहीं है, और इसके दोनों तरफ NH है. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका राइट आंसर हुआ D.
ऑलराइट बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. बेटा प्रोटीन और सर ये नायलॉन लास्ट वाला दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आप? प्रोटीन और नायलॉन का लिंकेज सेम होता है, बस ये सिंपल है। मोनोमर निकालना है आपने। आप देखो ग्रे वाले के दोनों तरफ NH है, देखो ग्रे वाले के दोनों तरफ NH याले में है ना, और ब्लैक वाले के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O इसमें है, ठीक है। जबकि आप यहाँ देखें इसमें ग्रे वाले की तरफ दोनों तरफ NH तो है, लेकिन इस वाले में ब्लैक वाले में दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O नहीं है। जबकि यहाँ देखें ब्लैक वाले के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O है, लेकिन यहाँ ग्रे वाले की तरफ दोनों तरफ NH नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गए। सही है। ओके सर, थैंक यू। देन ये आके आपके पास 43 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो भाई कंडेंसेशन पॉलीमर आपके पास एडिशन पॉलीमर जो होते हैं वो आपके पास अल्कीन से बनते हैं, तो अल्कीन वाले जो होते हैं एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, बाकी आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। तो पॉलीइथीन इज मस्ट बी वन ऑफ द पॉलीमर विच फॉर्म बाय द एल्कीन्स इथीन, तो इस वजह से ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होगा, ये आपके पास एडिशन पॉलीमर होगा। देन फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऑल कंटेन विच केमिकल एलिमेंट्स। तो भाई फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इन सब के पास कार्बन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन भी होगा ही होगा, और ऑक्सीजन भी होगा ही होगा, ठीक है। ये तीन तो कंपलसरी हैं इन सब में। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर और आपके पास जो नायलॉन है उसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, जबकि फैट्स में, स्टार्च में 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन दोनों में, तीनों में कंपलसरी जो 3 है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। सो ए वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया। चलें अब हमारे पास आता है एक क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच इज कनेक्टेड विद क्रोमेटोग्राफी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IGCSE एंड आल्सो फॉर यू गाइस। GCE वाले भी एक MCQ आपको मिल जाता है, लेकिन IGCSE में 2 भी आ जाते हैं भाई इससे रिलेटेड, इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, सम ऑफ द सब्सटेंसेस मे बी सेपरेटेड यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। द डायग्राम शोज द रिजल्ट ऑफ द running 2 mixtures in the suitable solvent which spot has the RF value 0.37। तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये जो सॉल्वेंट फ्रंट है ना, और ये जो स्टार्टिंग लाइन है, इसके दरमियान का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। RF वैल्यू निकलती कैसे है? RF वैल्यू हमेशा निकलती है डिस्टेंस ऑफ स्पॉट ओवर द डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई देखो आपके पास हमेशा सॉल्वेंट का डिस्टेंस बड़ा होगा, स्पॉट के छोटे होंगे, तो आंसर हमेशा अंडर 1 आता है। RF वैल्यू का आंसर हमेशा अंडर 1 आता है। तो अगर इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में कोई चीज होगी ना, बिल्कुल सेंटर में, तो डेफिनेटली उसकी RF वैल्यू 0.5 होगी, और बहुत ऊपर होगी तो कहाँ होगी आपके पास 0.9 या 0.95 होगी, और बहुत नीचे होगी तो 0.1 या 0.15 होगी। तो देख के भी मुझे अंदाजा हो रहा है कि यार इसका आंसर तकरीबन 0.37 है इसका आंसर, क्योंकि 0.5 से थोड़ा सा नीचे है, तो ये 0.4 समवेयर है, तो 0.3 आंसर इसका होना चाहिए, 37 ना, तो इट मस्ट बी बी, राइट। और अगर आपको ऐसा आइडिया नहीं हो रहा तो आप स्केल रखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालिए, डिवाइड करके चेक करिए, ठीक है बच्चों। Okay, sir. Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 आपके पास आ जाता है। डायग्राम शोज 4 pieces of apparatus that are used to measure the volume of gases or liquid. Which piece of apparatus should always be filled to the same level? ऐसा कौन सा आपके पास apparatus है जो कि हमेशा एक लेवल तक फिल किया जाता है? तो वो हमेशा क्या है आपके पास? पिपेट। आप देखें इस पर निशान भी बना हुआ है कि ये हमेशा यहीं तक फिल होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर क्यूब की पिपेट है तो 10 सेंटीमीटर क्यूब इस पॉइंट पर आके एंड हो जाएगा। तो आपने इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे आएंगे तो भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, इससे ऊपर भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन हमेशा है आपके पास इस पॉइंट तक भरोगे तो 10 सेंटीमीटर के, राइट बच्चों? सर Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया। अभी एक और सर? सवाल है जी बेटे। सर अगर कभी अमोनिया गैस को मेजर करना हो तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा रहेगा इन 4 में से? देखो गैसेस की कैलकुलेशन के लिए ना बेटे कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि गैस की क्वालिटी है कि वो डिफ्यूज करती है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो डिफ्यूज करती है। तो इसके अंदर कभी भी आप देखेंगे गैसेस की कैलकुलेशन के अंदर हमने एक्यूरेसी की बात नहीं की। हम लिक्विड के अंदर एक्यूरेसी की बात कर सकते हैं, गैसेस के लिए एक्यूरेसी की बात नहीं करते, बट स्टिल सबसे अच्छा जो होगा गैस रेंज होगा। सर मतलब आई सॉ क्वेश्चन, उसमें था 35 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया मेजर करना था, बट आंसर में गैस सिरिंज नहीं ब्यूरेट था, तो इसकी एक्सप्लेनेशन प्लीज दीजिए। गैस रेंज नहीं होगा, वो लिक्विड होगा ना बेटे, वो लिक्विड की मेजरमेंट बोल रहा होगा, वो गैस की नहीं बोल रहा होगा। ओके सर। क्योंकि ब्यूरेट से आप कैसे गैस कलेक्ट करोगे?
वो ब्यूरेट और पिपेट जो है ना लिक्विड के वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा जो होता है पिपेट होता है, लेकिन पिपेट का मसला ये या तो वो 10 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करेगा या 25, तो ये इशू है पिपेट का। तो ब्यूरेट क्या है 35.2, 35.3, ये इस तरह 17, 18 ये सारे मेजर कर सकता है, लेकिन पिपेट सिर्फ 10 या 25 करेगा। सही है? सर एक और चीज, उस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था लाइक गैस या लिक्विड वगैरह, सिर्फ अमोनिया लिखा था, तो मतलब हम उसे लिक्विड कंसीडर करेंगे। तो वहाँ डेफिनेटली लिखा हुआ होगा एक्वस अमोनिया। ओके सर, मे बी मैंने सही ना पढ़ा, थैंक यू। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है अ पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट टू फाइंड RF वैल्यू ऑफ Fe3+, रिजल्ट इज शोन। ठीक है भाई, अब आप देख सकते हैं कि स्पॉट का डिस्टेंस x दिया हुआ है, सॉल्वेंट का डिस्टेंस y दिया हुआ है, तो डेफिनेटली RF वैल्यू क्या हो गई आपके पास x/y। तो द राइट आंसर कैन बी A और कैन बी B, एंड वी आल्सो नो दैट आयरन 3+ है तो कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन। द राइट आंसर वुड बी A। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. then here we have question number 48. Question number 48 saying a gas is less dense than air and dissolve in water. Which diagram shows the correct method of collecting this gas? अगर कोई गैस पानी में soluble होती है, अगर कोई गैस पानी में soluble होती है तो कभी भी हम उसको थ्रू द वाटर कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि पानी में डिजोल्व हो जाएगी तो कलेक्ट कैसे होगी। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई गलत। और क्योंकि लेस डेंस देन एयर है तो ये एयर से हल्की है, तो ये उड़कर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपके पास वो क्या होगा, बी होगा। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. then here we have 49. The diagram shows the 3 stages 1, 2 and 3 used in the preparation of salt. They are saying यहाँ पर आपको मिक्सिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पर फिल्ट्रेशन दिखा रहे हैं या एवापोरेशन दिखा रहे हैं। Which rock correctly shows the solubility both of the reactants and the salts formed in this preparation, right? So definitely we know that this is one of the mixing process. So mixing process में एक reactant soluble और एक insoluble होता है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए और उसमें प्रोडक्ट आपके पास जो होती है soluble होती है, तो the right answer would be D. All right बच्चों, Yes. Yes. sir. जी सर। then here we have the fractional distillation question. The diagram shows the fractional distillation of an aqueous solution of ethanol. You can see this कि आपको पता होना चाहिए, the tip of the thermometer should be in front of condenser opening, and this is in water in and this is water outlet. This is heating of the distillation flask. They are saying what, which statement explain why ethanol is collected as the distillate? अच्छा जी, इथेनॉल एज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर, नहीं भाई, इथेनॉल आपके पास उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पानी का 100 होता है, उसका 78 होता है। इथेनॉल एज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन वाटर, नो। इथेनॉल हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर, दिस इज राइट। इथेनॉल हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज नो। सो राइट आंसर वुड बी सी। ऑलराइट बच्चों, पहले कलेक्ट हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट पे वर्क करता है। ऑलराइट एवरीवन, Yes, Yes. sir. चलें ये सवाल Yes, और sir. एक और ये सवाल और मैंने डाला है क्रोमेटोग्राफी का, ताकि मैं आपको क्रोमेटोग्राफी की RF वैल्यू निकालने को क्लियर कर सकूं। द डायग्राम शोज द क्रोमेटोग्राम ऑब्टेनिंग द एनालिसिस ऑफ सिंगल डाई, 3 मेजरमेंट्स आर shown over here. So you can see this, अगर किसी भी स्पॉट का सिर्फ एक स्पॉट सेपरेट होता है तो वो प्योर सब्सटेंस होता है, तो दिस इज वन ऑफ द प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही स्पॉट एलिमिनेट हुआ है। बट RF वैल्यू देखें, उसने बेस लाइन पे स्पॉट नहीं लगाया, तो वो बेस लाइन पे स्पॉट नहीं लगाया तो स्पॉट का डिस्टेंस तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक होगा, स्पॉट डिस्टेंस, ठीक है ना। स्पॉट से हाईएस्ट प्लेस तक का जो स्पॉट है उसका डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया। मतलब अगर आप इस वक्त सॉल्वेंट का लेवल मेजर करेंगे तो वो आप कहाँ से करेंगे, क्या आप यहाँ से करेंगे, क्या आप यहाँ से करेंगे? दिस इज द सीन, कहाँ से आप मेजर करेंगे। तो बच्चों देखो, एक रेफरेंस होता है, बेस लाइन आपके पास एक रेफरेंस होती है। आप बेस लाइन इसलिए लगाते हो ताकि आप बेस लाइन से ही स्पॉट को मेजर करो और बेस लाइन से ही सॉल्वेंट को मेजर करो, वरना तो अगर आप देखें तो लिक्विड लेवल जो होता है वो तो यहाँ तक होता है। तो अगर आपको सॉल्वेंट का लेवल लेना चाहिए तो फिर तो आपको यहाँ से लेना चाहिए, आप बेस लाइन से क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। तो बेस लाइन एक रेफरेंस के तौर पे बनाई जाती है ताकि हम जो है स्पॉट का डिस्टेंस और सॉल्वेंट का डिस्टेंस एक ही पॉइंट से लेना शुरू करें। तो इफ यू जस्ट अटैच अ स्पॉट ओवर हेयर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस है वो भी आप यहीं से मेजर करोगे। तो दिस इज द स्पॉट डिस्टेंस एंड दिस इज द सॉल्वेंट डिस्टेंस। तो आंसर हो गया आपके पास y/x+y। इज दैट राइट बच्चों? Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 52 आ गया है। जरा देखें 52 क्या कहता है। डायग्राम शोज द क्रोमेटोग्राम ऑफ सेवरल लिंक्स। अब आप देखें, अगर ये सारे स्पॉट की सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने,
इन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन्होंने सेम किया और इन्होंने सेम किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 टोटल डाइज हैं। यहाँ पर आपको इतने सारे स्पॉट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन टोटल डाइज आपके पास यहाँ 5 हैं, क्योंकि 5 डिफरेंट डिस्टेंसेस पर स्पॉट्स आपके पास सेपरेट हुए हैं, तो ये सब सेम है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्लैक इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन, रेड, येलो। देखें ब्लैक इंक के अंदर ग्रीन है, एब्सोल्युटली। देखें ये दोनों स्पॉट और ये दोनों स्पॉट यहाँ मौजूद है, यानी कि ब्लैक में ग्रीन है, दिस इज राइट। ब्लैक में रेड है भी या नहीं है? रेड देख लेते हैं भाई। देखें ये रेड का जो ये वाला स्पॉट है ये ब्लैक में नहीं है, दूसरा वाला तो है लेकिन दोनों नहीं है। तो रेडिंग बनी खुद दो डाइस से है, और उनमें से एक अगर नहीं होगी तो रेड नहीं बनेगी, डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। एंड देन येलो इज द पार्ट ऑफ ब्लैक, तो येलो तो है इसके अंदर लेकिन रेड नहीं है। ब्राउन इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ब्लू एंड रेड। ब्राउन इंक जो है भाई एरी, वो बनी है ब्लू से। ब्राउन में ब्लू है, एब्सोल्युटली राइट, ब्लू है, लेकिन अगेन रेड का एक स्पॉट है, दूसरा वाला नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ये भी रॉन्ग हो गया। येलो इंक कैन बी यूज्ड टू मेक ब्राउन इंक। येलो वाली ब्राउन में है क्या? येलो वाली ब्राउन में नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है। येलो इंक मे बी प्रेजेंट इन ग्रीन इंक। येलो वाली ग्रीन इंक का पार्ट है, दिस इज राइट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. हाँ जी सर। क्या कह रहे बेटे? इससे पहले वाला एमसीक्यू एक्सप्लेन दिखाइएगा। ये ले, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें जेड क्यों नहीं होगा? बेटा जेड इसलिए नहीं होगा, जहां से आपने स्पॉट का डिस्टेंस लेना शुरू किया है आप वहीं से सॉल्वेंट का भी लेंगे, ठीक है। सर अगर आप फॉर सपोज यहाँ पर अगर आप स्पॉट लगाती हैं तो आप स्पॉट का डिस्टेंस यहाँ से लेना शुरू करती हैं और सॉल्वेंट का भी यहाँ से लेना शुरू करती हैं। अगर आप चाहें तो सॉल्वेंट का यहाँ से भी तो ले सकती हैं, सॉल्वेंट तो यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है पेपर के ऊपर, तो आप फिर क्यों बेस लाइन से ले रही है ना? तो बेस लाइन से लेने का मकसद ये है कि बेस लाइन हमने एज अ रेफरेंस जनरेट किया है वहां पर, तो जहां से हम स्पॉट का डिस्टेंस ले रहे हैं वहीं से हम सॉल्वेंट का भी ले रहे हैं, है ना। यस सर। Chale, this is the last MCQ of today's class. So you can see this, the compound X is crystalline solid at room temperature and pressure. The aqueous solution of X is tested, acidified with dilute nitric acid and then barium nitrate. तो भाई barium हमेशा ऐड किया जाता है किसके लिए? हमेशा barium ऐड किया जाता है सल्फेट के लिए, हमेशा barium ऐड किया जाता है सल्फेट के लिए। तो अगर फॉर सपोज आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, अगर आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं तो वो बैरियम होता है, सॉरी सल्फेट होता है, बैरियम सल्फेट। तो यहाँ तो उसने बोला नो चेंज, तो इसका मतलब ये है कि सल्फेट नहीं है, राइट बच्चों? Yes, sir. कह रहा है ऐड Yes, एक्वस sir. अमोनिया। अमोनिया ऐड करने से क्या होता है, आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स या तो आपके पास किसके बन सकते हैं, या तो आपके पास जिंक के बन सकते हैं या तो एल्युमिनियम के बन सकते हैं, एंड दे आर सॉल्युबल इन एक्सेस। तो सॉल्युबल इन एक्सेस हैं तो इसका मतलब कि वो जिंक के होंगे। सो द राइट आंसर वुड बी जिंक क्लोराइड। ऑलराइट बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. देखें वैसे तो आमतौर पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो है सिलेबस में गिवन होगा। ये सिलेबस में लास्ट टाइम उन्होंने हमें बताया था कि ये जो पेपर 4 में आते हैं, ये टेस्ट फॉर कैटाइन एंड एनाइन, और ये 4 के अंदर गिवन होगा। बट हमारा उनसे क्वेश्चन ये था कि भाई सर आप बता दीजिए कि पेपर 1 और पेपर 2 में भी सवाल आता है, एमसीक्यू और थ्योरी में भी ये सवाल आता है, तो क्या ये वहाँ गिवन होंगे सवाल? ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं होगी। जब उन्होंने पेपर 4 में हमें याद करने से मना किया है, एटीक्यू में उन्होंने याद करने से मना किया है, तो फिर डेफिनेटली इनको पेपर 1 और पेपर 2 यानी एमसीक्यू और थ्योरी में नहीं देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पेपर 1 में आता है तो इसलिए मैंने एक एमसीक्यू डाल दिया, लेकिन होपफुली ये नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने जो है डेटा बुकलेट दी थी पेपर 4 के अंदर, जो कि हमारा नहीं हुआ। लेकिन आपको थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें एक एमसीक्यू डाल दिया। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. चलें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं, यू आर अलाउड टू आस्क। सर